देश दुनिया में कोरोना ना पहले खत्म हुआ ना ही ये जल्दी खत्म होगा। पिछले 1 साल में इस महामारी में हमें रहने की आदत भी हो गई और आगे भी इसके बीच ही रहना होगा। लेकिन हम पिछले कुछ समय में लापरवाह भी हो गए क्योंकि इंसान को बंदिशों में रहना पसंद नहीं है, जिसके कारण कोरोना की दूसरी लहर एक बार फिर तेजी से लोगों को चपेट में ले रही है। हर रोज नए पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। इन बिगड़े हालातों के बीच भी हम कोरोना जांच कराने से बच रहे हैं। खासतौर पर 18 से 30 साल का वो युवा वर्ग जो मामूली सर्दी खांसी या बुखार आने पर जांच कराने से कतराता है। डॉक्टर के लिखने के बाद भी युवा वर्ग जांच कराने में समय लगाता है। ऐसा ही अनुभव किया मुंबई के फैमिली फिजिशियन मेहुल भट्ट ने। वे युवा वर्ग से हाथ जोड़कर अपील भी कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले 26 मार्च को मैंने सुबह के क्लिनिक के सेशन में 20 पेशेंट देखे, जिसमें से 15 बुखार के पेशेंट थे। सभी को मैंने कोविड टेस्ट की एडवाइस दी, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 पेशेंट ने कोविड टेस्ट करवाया, बाकी के 12 जन ने नहीं करवाया। और जिस 3 जन ने कोविड टेस्ट करवाया वो तीनों पॉजिटिव आए। मतलब ये है कि जो बाकी के 12 जन जिन्होंने कोविड टेस्ट नहीं करवाया वो शायद कोविड के हैं, लेकिन शायद मेरी प्रिस्क्रिप्शन की गोली से या मेरी क्लिनिक की गोली से उनको 2-3 दिन में ठीक हो रहा है, लेकिन वो कोविड फैला रहे हैं। बात ये हो रही है कि ये ज्यादातर यंग लोग हैं और उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर की दवाई से 2-3 दिन में ठीक हो रहा है और वो क्वारंटीन के डर की वजह से अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। लेकिन अगले 10 दिन तक ये लोग ही कोविड फैलाने वाले हैं मार्केट में। अगले 2-3 महीने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दैट इज अ स्पेशल रिक्वेस्ट, प्लीज डू दैट। यही एक बड़ा कारण नहीं है। बंदिशें हटने के बाद शायद हम ये मान बैठे कि सख्ती और सरकार की कोशिशों से संक्रमण कम हो गया है। इसी बीच वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया, जिससे सैंपलिंग घट गई और संक्रमितों की पहचान नहीं हो पाई और अब ये विस्फोट हो रहा है। यह स्थिति हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर में बनी हुई है। संक्रमण फैलने के बाद फ्रांस एक बार फिर 3 हफ्तों के लॉकडाउन में चला गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। हवाई यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रांस ही नहीं, इटली, हंगरी, पोलैंड समेत यूरोप के बाकी देशों में भी हालात बिगड़ रहे हैं। हमारा देश औसत रोजाना के कोरोना केस में अब अमेरिका से आगे निकल गया है। दुनिया में हम ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी हालात चिंताजनक बन रहे हैं। कई शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। इसलिए हमें अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए कोरोना जांच करानी चाहिए। वैक्सीन लगवाने में भी संकोच नहीं करना चाहिए, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे और जी पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कोरोना में से ये जो हमारी लड़ाई है, ये दूसरी लड़ाई है और इस लड़ाई में एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई, बेहिचक हम इसे कह सकते हैं, एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीत हमारी ही होगी। लेकिन ये हालात जहां हम पहुंच गए हैं, इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ा कारण जो नज़र आता है वो यही समझ में आता है, लापरवाही। जैसा आपने देखा कि जांच की जो बात है वो लोग उसमें पीछे हट रहे हैं और वो लोग, चूँकि भारत एक ऐसा देश है जहां हम देखते हैं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी आपको मेडिकल स्टोर से दवा बड़ी आसानी से मिल जाती है। और ये भी हमने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी बरसों तक उसी पर्चे का इस्तेमाल करते हैं जो पेट खराब होने पर या बुखार आने पर या सर दर्द होने पर डॉक्टर ने 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1.5 साल पहले उनको लिखा है। वो उसको बहुत पूंजी की तरह संभाल कर रखते हैं और कहते हैं हमें और तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम है नहीं, डॉक्टर साहब का वही पर्चा ले लेते हैं, जब भी बुखार आता, सर दर्द होता, पेट खराब होता, ठीक हो जाते हैं। मेडिकल स्टोर भी ये नहीं पूछते कि पर्चा पुराना है कि नया है और आपको तत्काल वो अपनी तरफ से मेडिसिन्स दे देते हैं। और यही वजह है कि बुखार आने पर 2 दिन में बुखार ठीक हो जाता है और 18 साल से 35 साल का जो युवा समूह है देश का, वो अपने काम पर भी निकल जाता है, खेल के मैदान पर भी उतर जाता है, ऑफिस भी आने लगता है। और स्कैनिंग या स्क्रीनिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही जो इस तरह के ऑफिसेज हैं, जो बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जहां किसी मनुष्य की 1 दिन की छुट्टी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, वहां हम छोड़ दें तो बाकी जगह कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई स्कैनिंग नहीं है, कोई मशीन्स ऐसी नहीं है कि रोज़ टेम्परेचर लिया जाए, कोई ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग नहीं है कि आपको छींक आ रही है, आपको खांसी क्यों आ रही है, आपको बुखार क्यों आ रहा है। और दूसरा, हमने ये मान लिया कि 135 करोड़ की आबादी के देश में 1 करोड़
से करीब 1,23,00,000 लोगों को कोरोना होता है, और उसमें भी मृत्यु जो होती है वो करीब करीब 1 लाख से कुछ अधिक लोगों की 60,000, 1,60,000 के आसपास लोगों की डेथ होती है। लोगों को ये लगता है कि ये रोग है क्या, कुछ भी नहीं है। वो बस यही वो चीज़ है जिसने हमें दूसरी लहर के दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। लॉकडाउन कोई सल्यूशन नहीं है, और बिल्कुल चिंता मत करिए, लॉकडाउन होने बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये टेम्परेरी फेजेस हैं, और वो भी प्रशासन और सरकारें बहुत एहतियात बरतकर इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो लॉकडाउन जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी, ये संशय दिमाग से निकाल दीजिए। और लॉकडाउन कोई सल्यूशन भी नहीं है, वो प्रोलॉन्ग करता है सिर्फ चीज़ को। लॉकडाउन नहीं है तो लॉकडाउन कहाँ होना चाहिए? लॉकडाउन आपके हमारे मन का होना चाहिए, हमारे चरित्र का होना चाहिए, हमारे कर्म का होना चाहिए। अगर हमने इस स्थिति में अपने को नहीं संभाला, सरकारें अपना बेस्ट कर चुकी हैं, अभी भी करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप डॉक्टरों को, चिकित्सकों को, हॉस्पिटल्स को और पैरामेडिक्स को आप ये नहीं समझ सकते कि वो सुपर ह्यूमन्स हैं, वो हमेशा मानवता की सेवा में जुटे रहेंगे, वो भी थकते हैं। तो ये भूमिका यहाँ से आपकी हमारी है। जैसे एक फिल्म है या सीरियल्स हैं कि डरना ज़रूरी है, डरिए साहब कोरोना से, ये मत मानिए कि, और जांच कराने से मत डरिए, कोरोना आ जाएगा, 10 दिन ही आपके, 15 दिन ही आपके घर में बीतेंगे, ईश्वर न करे हॉस्पिटल में भी बीते, लेकिन अपने को आइसोलेशन में रखिए। तमाम बातें आज इसी पर हम बात करेंगे, थोड़ी लंबी चौड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अभी, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सरमन सिंह हैं, डायरेक्टर एम्स भोपाल, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। रायपुर से डॉक्टर नितिन नागरकर साहब रहेंगे हमारे साथ, डायरेक्टर एम्स रायपुर हैं ये। और इंदौर से ऋषि खनूजा साहब हैं, समाज सेवी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और मुझे इनकी अच्छी बात ये लगी कि आज रंग पंचमी के दिन ये अपने निजी वाहन में सवार होकर निकल पड़े और अलख जगाते घूम रहे थे कि भैया आप जो है वैक्सीनेशन लगवाइए। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता तो वो हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपने एक सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाया है। वो विजुअल भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें खनूजा साहब अपनी भूमिका निभा रहे थे। सबसे पहले मैं एक बार फिर डॉक्टर नितिन नागरकर, डायरेक्टर एम्स रायपुर का स्वागत करता हूं, डायरेक्टर एम्स भोपाल सरमन सिंह का स्वागत करता हूं, और खनूजा साहब हैं ही, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं डायरेक्टर एम्स नितिन जी की तरफ चलूँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो स्ट्रेन मिला है 5 जो केरल में और दक्षिण के कुछ दूसरे राज्यों में चुनौती बना है, जिसको N440 के दक्षिण भारत में कहा गया है, छत्तीसगढ़ में N440 ही कहा गया है उसको। डॉक्टर नितिन, अभी इसको जो है कंफर्मेशन इसका नहीं हुआ है NCDC की तरफ से, लेकिन ये स्ट्रेन क्या महाराष्ट्र या जो हम एक आशंका जता रहे हैं कि बहुत तेज स्प्रेड करता है, क्या ये वही स्ट्रेन हो सकता है सर? देखिए, अभी तो शरद जी कहना मुश्किल है जी, लेकिन ये बात तो सही है कि देखिए जब भी वायरस इतने सारे मल्टीपल इंडिविजुअल्स में स्प्रेड करता है और इतने लंबे अरसे से चल रहा है, 1 साल से अधिक हो गया, तो ये जो RNA वायरस है इसकी म्यूटेशन होने की टेंडेंसी रहती है जी। तो म्यूटेंट वायरस स्ट्रेन कभी हो सकता है ज्यादा एग्रेसिव हो, ज्यादा माइल्डर वर्जन हो। तो इसी लिहाज से अगर जब टेस्टिंग होती रही है, जीनोमिक वेरिएंट्स भी पाए गए हैं, कभी यूके स्ट्रेन, कभी ब्राजीलियन, साउथ अफ्रीकन, अलग अलग जो स्ट्रेन पाए गए थे जी। अभी जो पुष्टि हुई है जो N440, जिसमें से कुछ केसेस इवन छत्तीसगढ़ से भी मिले हैं। हाँ, लेकिन ये वेदर यही वही स्ट्रेन है जो कि ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा जल्दी एक से दूसरे में फैलता है या ज्यादा सिम्टम्स कराता है, ये तो वक्त बताएगा। ये वाली जो स्टडीज है वो जो ये दोनों को कोरबरेट कर सके। लेकिन ये बात सही है कि ये वायरस अपना अपना म्यूटेशन करता रहेगा, और जो इतने अपने पास अच्छी लैब की नेटवर्क है हमारे देश में, और वो कौन से स्पेसिफिक स्ट्रेन है वो बताते रहेंगे, और तो इन स्टडीज को टाइम लगता है। लेकिन इस सबसे एक बात तो तय है कि जो प्रोटेक्शन हमको लेना है, ये जो ट्रीटमेंट जो दी जाती है इस तरह में, वो लगभग तो भी सेम है। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स में इससे कोई चेंज नहीं आएगा। हमको तो एहतियात तो भी बरतना है। वैक्सीन जरूर जो लगवा सकते हैं, सरकार उसको लगातार खोलती जा रही है, और इवन छुट्टी के दिन भी अब उसको खोल दिए गए हैं कि आप आके अपना लगवा सकते हैं टीका वैक्सीन सेंटर्स पे।
तो मेरे ख्याल से वो बिल्कुल एक अलग बात है। वो साइंटिफिक स्टडीज इस तरह से होती रहेगी, लेकिन अपनी ये जो मैनेजमेंट है, वैक्सीन लेना या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स जिसका आपने जिक्र किया, उसकी अहमियत आज भी उतनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक उनका रिएक्शन लेकर फिर मैं सरवन सिंह साहब की तरफ लौटूंगा। बहुत स्वागत करता हूं टी.एस. सिंहदेव साहब बंसल न्यूज़ पर। और हम एक ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में बात कर रहे हैं जब एक चैलेंज हमारे सामने है, लेकिन इसको जन्म दिया है हमारी लापरवाही ने, बेहिचक ये कहा जा सकता है। और इसमें अब एक बड़े सामाजिक उत्तरदायित्व की ज़रूरत है। और चूँकि आप राजनेता, जननेता हैं, तो लोगों के बीच में जाकर या दूसरे माध्यमों का उपयोग करके, क्योंकि इन परिस्थितियों में लोगों के बीच में जाना भी उस तरह से उचित नहीं होगा। किस तरह से आप देखते हैं, क्या रणनीति आपको लगती है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सिचुएशन है सर, वो काफ़ी हमें चिंता में और परेशानी में डाल रही है। जी जी जी, इसमें छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दो बातें हैं। एक, हमारी संख्या बढ़ी हुई दिख रही है। मेरे को सबसे ज्यादा चिंता है मृत्यु की संख्या में, जिसका हम अगर मृत्यु दर देखें तो वो घटता हुआ दिखता है, कम दिखता है, 1 से नीचे दिखता है। लेकिन संख्या कल भी थी तो 34 थी जी। तो ये संख्या की चिंता है। अगर 30 मृत्यु प्रतिदिन हो रही है तो महीने में 900 1000 मृत्यु हो जाती है। तो इसको नियंत्रित करना सबसे ज्यादा जरूरी अभी दिख रहा है। जो लेट लोग पहुंच रहे हैं, जिसके कारण से उनको उपचार का भी समय हम लोग के पास नहीं मिलता है। 24 घंटे में, 72 घंटे में करीब 40% लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो वहां तक पहुंच के काउंसलिंग और मॉनिटरिंग करने की जो आवश्यकता महसूस अब हो रही है, इसको हमको तेजी से बढ़ाना होगा। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो चलेगा। वैक्सीनेशन आज लग रही है तो 70 दिन बाद इम्यूनिटी आनी है। कोविशील्ड अगर हम लगा रहे हैं, क्योंकि 8 हफ्ते में पहला डोज के बाद में 6 से 8 हफ्ते कहा जा रहा है, तो 8 हफ्ते ही बेहतर है कि आप सेकेंड डोज लीजिए। सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद में इम्यूनिटी की बात आ रही है, तो 8 और 2 10 हफ्ते यानी 70 दिन बाद इम्यूनिटी आनी है। तो इस बीच में वैक्सीनेशन हमको लग जाए, जैसे आपने अभी कहा कि कहीं हमसे चूक हुई सतर्कता में, तो वैक्सीनेशन के बाद तनिक भी चूक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप फिर भी ससेप्टेबल हैं। आपको संक्रमण कभी भी पकड़ सकता है वैक्सीनेशन के बाद भी, अगर हमने एहतियात नहीं बरते। तो 70 दिन तक एहतियात बरतने के बाद में हम मृत्यु से और गंभीर कोविड के संक्रमण से तो बच जाएंगे, लेकिन फिर भी कोरोना हमारे तक पहुंच सकता है वैक्सीनेशन के बाद भी, हल्के स्वरूप में। उसके लिए हमको तैयार फिर भी रहना पड़ेगा। यानी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हाथ धोने की बात, शारीरिक दूरियां रखने की बात, भीड़ में नहीं जाने की बात, मास्क पहनने की बात, इसमें कहीं कमी आने वाले महीनों तक, हो सकता है 1 आध साल तक की गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। इसके साथ में जहां कमियां हो रही होंगी, वो विभाग को लगातार मॉनिटरिंग करके उनको दूर करना होगा। संख्या की भी जो बात आ रही है, टेस्टिंग बढ़ रही है, संख्या बढ़ी हुई दिख रही है। तुलनात्मक अगर हम देखेंगे तो सितंबर में 19.6, 19.8 तक की पॉजिटिविटी आई थी। अभी पिछले 3 दिन में 11.6, 11.88 और कल की 11.30 की पॉजिटिविटी आई है। तो ये उस हद तक छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दिखता है कि अभी बचे हुए हैं या बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जो जिले हैं, आपने चिन्हांकित किया एकदम सही कि राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, रायपुर खास करके, और साथ में धमतरी भी, इन जिलों की तरफ हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ रही है। सरगुजा संभाग में जशपुर, यहाँ लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। बस्तर में कमतर है, लेकिन वहाँ न बढ़े, बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। इन परिस्थितियों में हम लोगों को इस कोविड के संघर्ष में लगे रहना होगा। कहीं चूक हुई ये भी सही है, किंतु ये भी सही है कि कोरोना का स्वरूप है कि पहले फेज या पहले स्पाइक के बाद दूसरा स्पाइक, ये सभी कई देशों में आया है, और कई देशों में तीसरा और चौथा स्पाइक भी आया है। यानी कोरोना हमसे नहीं जा रहा है, हमको कोरोना से दूर रहना है। ये आने वाले दिनों की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और बहुत मौजूद तरीके से आपने अपनी बात रखी है। मैं डॉक्टर सरवन सिंह, डायरेक्टर एम्स भोपाल की तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब ने कहा है कि मास्क जो है वो अब एक अनिवार्यता है।
आने वाले कितने वर्षों तक अभी कहना कठिन होगा, क्योंकि इसके स्ट्रेन आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, म्यूटेशंस होते रहेंगे। और ये डेंगू या मलेरिया से या जॉन्डिस से इस मायने में भिन्न है कि ये जब भी आएगा इसका समय, और ये जब भी हमला करेगा तो ये एक बड़ी आबादी पर ही हमला करेगा। तो रोकथाम और निदान, इस पर हमारा जोर अधिक होना चाहिए। उपचार के साथ इसकी तरफ हम किस तरह से फोकस करें, और किस तरह से आप इस चुनौती को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, भोपाल खास तौर पर जहां आप डील कर रहे हैं, पेशेंट्स देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी नमस्कार शरद जी। नमस्कार और मैं हमारे मंत्री जी का तो हमेशा ही एंजॉय करता हूं, उनका जब भी उनके साथ जुड़ा रहा हूं जी, जिस प्रोग्राम में, तो उनका बहुत साइंटिफिक और राजनीति से ऊपर उठकर वो बात करते हैं। और आज भी उन्होंने कहा, बहुत साइंटिफिक बातें कही, और ये बिल्कुल सही बात है कि अब ये जो 3-4 चीज़ें हैं, वैसे तो अदरवाइज 15 अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं, बट जिसमें से 3 चीज़ें हैं जो हमारी मास मास्किंग का मतलब होता है हम एक को नहीं, सभी को मास्क लगाना होगा। सो मास मास्किंग बहुत ज़रूरी है। हैंड हाइजीन, जिससे कि वायरस अगर कहीं हमारे हाथ पे आ गया है तो वो आँख या मुंह या नाक की म्यूकोजा के थ्रू नहीं जाए। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमने लैक्सिटी की ज़्यादातर लोगों ने और जिसका हम फल भुगत रहे हैं, वो ये है कि हम भीड़ इकट्ठा शुरू कर दिया, शादियाँ होने लग गई, रेस्टोरेंट में जाने लग गए, वो भी ज़रूरी था, लेकिन उसके साथ हमने ये 2 अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो इम्पोर्टेंट हैं, हमने मास्क लगाना छोड़ दिया और हमने हैंड हाइजीन छोड़ दी। तो भीड़ भी की और हैंड हाइजीन नहीं बरती और मास्क भी नहीं लगाए, तो उसकी वजह से हम उसका भुगत रहे हैं। लेकिन मैं आशावादी इंसान हूँ। मैं मानता हूँ कि देखिए, अगर 1 साल पहले की बात देखें तो आज की तारीख में हम इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमारे पास, अगर मैं एग्जैक्टली 2 अप्रैल की बात करें तो हम NIB पुणे के अलावा कहीं पर टेस्ट नहीं होते थे जी। आज की डेट में 1000 से भी ज़्यादा, लगभग 1500 लेबोरेटरी ऐसी हैं जहां पर टेस्ट हो रहे हैं। हमारे पास ट्रीटमेंट शेड्यूल्स हैं, अवेलेबल हैं। हमारे पास वैक्सीन हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं। जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, जैसा कि मंत्री जी ने भी बहुत सही कहा कि जो वैक्सीन लगवाने के बाद भी निश्चिंत नहीं होना है, बिकॉज वैक्सीन लगने के बाद ये काफ़ी देर बाद इम्यूनिटी पैदा होगी। दूसरी चीज़, ये ड्यूरेशन जो 70 दिन का या 80 दिन का है, इस ड्यूरेशन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। और सबसे जो चिंता की बात है और जो हम लोगों को ध्यान में रखने की बात है कि ये लोग जिनमें जो वैक्सीनेटेड हैं, इनमें जब इन्फेक्शन होगा तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है थोड़ा सा जुकाम जैसा हो, थोड़ा सा बुखार हो या बॉडी एक हो, लेकिन वो दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन। तो ये एक चिंता की बात है जिसको हमको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि यंगस्टर्स में, जैसे कि पहले भी देखा था, ज़्यादातर जो डेथ जो हो रही हैं यूजुअली अच्छा है रेट, तो हमारे इंडिया का देखा जाए तो 2% से नीचे ही रहा है ओवरऑल। और यंगस्टर्स में एडोलेसेंट्स जो हैं उनमें और भी कम है, माइनस आप 1% से भी कम है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो, लेकिन ये लोग ट्रांसमिट जल्दी कर रहे हैं, बिकॉज एक तो इनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, सिनेमा हॉल, या जो आपके हमारे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं या जो भी हैं, उस तरह की सर्विसेज में हमारे यंगस्टर्स और जो टीनेजर या एडोलेसेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें उनको भी एजुकेट करना होगा, बिकॉज अब वैक्सीन हमारी 45 से ऊपर वालों को तो वैक्सीन लग रही है, वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। इवन दो 60 या 70 दिन में वैक्सीन का इफेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी हो जाएंगे। लेकिन अभी तक, जब तक हमारी इस पॉपुलेशन को जो बहुत वाइडली मूव करती है और बहुत सारे इनके काम ऐसे हैं कि जिनको घर से बाहर जाना पड़ता है या ऑफिस में जाना पड़ता है, तो इन लोगों में जब हो सकता है, आई होप कि मई जून तक इनमें भी वैक्सीन का स्कोप बन जाएगा, तो तब मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अगेन एंड अगेन, जैसा आप भी कह रहे हैं, सभी वक्ता भी कह रहे हैं कि अभी हमको निश्चिंत होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी बीमारी है, दुनिया के किसी भी देश में रहेगी, तो चाहे तीसरी, जैसे मंत्री जी कह रहे थे, तीसरी वेव हो, चौथी वेव हो, एक कंट्री में भी रहेगी, तो आज की डेट में सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। तो एक देश में भी रहेगी तो दूसरे देश में जाने में कोई देर नहीं लगेगी। वेरिएंट और नो वेरिएंट, इट डज नॉट मैटर। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब तक ये दुनिया के किसी भी देश में रहेगी, तब तक इसका पूरी दुनिया पर इसका साया मंडराता रहेगा। खनुजा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, फिर डॉक्टर नितिन नागरकर साहब की तरफ फिर चलूँगा।
कैसे मन में ये प्रेरणा आई ये पूछना तो उचित नहीं है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। लेकिन आप अपनी गाड़ी पर निकल पड़े और पहले जब हमने देखा तो हम भी चौंके कि ये कौन सा सरकारी अधिकारी है जो अपनी आउडी पर सवार होकर निकल पड़ा है भाई। लेकिन फिर हमें अच्छा लगा कि नहीं, एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि निकला है। लेकिन आप जिस तरह से एक बिल्कुल जिसको मैं कहूँगा कि नगर निगम के किसी कर्मचारी की तरह आप लाउड हेलर हाथ में लेकर ये प्रचार कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा खनौजा साहब। और यही इंदौरियत है, इसी मायने में इंदौर अलग है। मैं नमस्कार करता हूँ आपको और इंदौर की इस ताकत को भी। कुछ रोशनी डालिए अपनी सोच पर भी और इंदौर की इस लड़ाई पर भी। जी सर्वप्रथम आप सभी को भाई साहब नमस्ते जी। मेरा ये आग्रह भाई साहब कि जब नगर निगम के अधिकारी हमें प्रेरित कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रेरित कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं, सबसे बड़ी बात है कि मीडिया का मीडिया कर्मी सड़कों पर रहते हैं कि वैक्सीन लगाएं, तो हम आम आदमी घर क्यों बैठे हैं? हमारी भी इच्छा हो, मेरी भी इच्छा हुई कि यार मैं भी इस सेवा कार्य में लगूं। आज डॉक्टर्स इतनी टीम्स के साथ अपना घर छोड़ के रंग पंचमी, क्योंकि इंदौर में खूब जोरदार तरीके से मनाई जाती थी, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है, इस कारण से अभी कोरोना में लोग लगे हुए कि भाई कोरोना जाए। तो आप लोग सब जब इस खतरनाक बीमारी से लड़ते हुए हम लोगों के लिए लगे हुए हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी निकलें और हर अपने अगर हमने पड़ोस में एक व्यक्ति को भी जगा के भेज दिया कि भैया उठो कोरोना वैक्सीन लगवाने चलो, तो ये हमें पुण्य मिलेगा इसका। और ठीक है, और आइए हम एक नज़र डाल लेते हैं आपके उस वीडियो पर जिस पर आप अपनी गाड़ी में सवार होकर आह्वान कर रहे हैं। आइए देखिए। चालू है और रंग पंचमी के दिन भी आप लोगों के लिए सभी डॉक्टर, सभी टीमें कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए उपलब्ध है। मेरा आपसे आग्रह है, कोरोना वैक्सीन लगाएं और अपने जीवन को सुरक्षित करें। आप सभी से मेरी विनम्र अपील है कि कोरोना वैक्सीन लगा के अपनी जिंदगी को बचाने का कष्ट करें। कोरोना वैक्सीन हमें लगाना बहुत आवश्यक है। 45 से अधिक वाले लोग, उम्र जिनकी 45 से अधिक है, वो तुरंत कोरोना वैक्सीन सेंटर आज सभी चालू है और आप लोगों के लिए ही इंदौर के सभी डॉक्टर्स आज अपनी टीम्स के साथ हर केंद्र पे उपलब्ध हैं। हम सर्वप्रथम डॉक्टर्स को भी बधाई देते हैं कि आज वो छुट्टी वाले दिन भी आप लोगों की सेवा में बैठे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि कोरोना वैक्सीन लगवा के अपने जीवन को सुरक्षित करें। चलिए, तो खनौजा साहब आप बिल्कुल मिशन स्पिरिट से लगे हुए हैं। मुझे ये बताइए, जिस जगह से आप गुजर रहे थे कौन सी कॉलोनी है इंदौर की, और सबसे पहले आपने वैक्सीनेशन लिया? जी सर। नहीं वैसा मेरी एज अभी कम है, मेरी एज 35 है, तो अभी वैक्सीनेशन के लेवल पे नहीं हूँ मैं जी। ये हमारे इंदौर में माणिक बाग, पलसीगर और रूपराम नगर, गोपाल बाग, गुरु नानक कॉलोनी, त्रिवेणी कॉलोनी, एक ये पूरा बेल्ट है हमारा, जहाँ मैंने आज ये पूरा भ्रमण करा है। और परसों मतलब 2 दिन बाद मैंने ई रिक्शा चालू करने का आह्वान करा है। घर से पेशेंट्स को लेंगे, जिनको जो बुजुर्ग हैं हमारे एरिया के, 10 ई रिक्शा निःशुल्क चलेगी, घर से लेंगे और टीकाकरण केंद्र पे ले जाएंगे, टीका लगवा के वापस घर छोड़ेंगे। ऐसा परसों से एक ये सेवा भी चालू हो रही है। तो भैया, मध्य प्रदेश के शेष जनप्रतिनिधियों कोई तुलना नहीं है कि खनौजा साहब बहुत बेहतर कर रहे हैं। हो सकता है खनौजा साहब या उनको टक्कर देते हुए उनसे भी बेहतर करने वाले सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन खनौजा साहब का ये कार्य अनुकरणीय है और हमें इससे प्रेरणा लेनी ही चाहिए। हो सकता है इस तरह का काम आप कर ही रहे हों मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन और प्रेरणा लेकर हम निकलें और लोगों के मन से ये भी निकालें बात कि वैक्सीनेशन एक बहुत शानदार तरीका है जो 70 दिन में कवच हमारे लिए बनेगा। नागरकर साहब, इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं जो आम व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए? कुछ मोटे तौर पर तो कुछ बातें उभर कर सामने आई हैं, लेकिन हम मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजेशन और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें,
लेकिन और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रिसेंट आप लोगों के रिसर्च में या आपके अध्ययन अनुशीलन में सामने आई है? जी जी हाँ, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए, और जितने भी इससे पहले वक्ता थे, जैसे मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, डॉक्टर सरमन सिंह जी और खनुजा साहब का ये जो मिशन चल रहा है वो एक्सीलेंट है। हाँ, बस इतना ही है कि अगर हम क्लिनिकल हिसाब से अगर सोचें तो जिस तरह से इवन जब पहले वैक्सीनेशन चालू की गई, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जिनकी उम्र 60 से ऊपर है या जो कोमॉर्बिड हैं, तो लगभग इन लोगों को ही सबसे पहले अपना ख्याल एक्स्ट्रा अभी भी रखना होगा, क्योंकि अभी भी इनको जो एक्सपोजर है इन्फेक्शन का और होने के बाद वो ज्यादा बढ़ने की जो संभावना है वो ज्यादा है। अभी भी जो हम लोग देख रहे, जैसे सर ने बोला कि मोर्टेलिटीज जो नजर आती हैं वो ज्यादातर जो नजर आती है वो कोमॉर्बिड जो पेशेंट्स है, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं। अगर इनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज है, उम्र ज्यादा है, तो कोशिश हो कि इनको होम ट्रीटमेंट होने में, चाहे इनके सिम्टम्स माइल्ड भी क्यों ना हो, लेकिन हमने देखा कि अचानक इनमें डिटेरियोरेशन होती है और फिर वो उसके बाद लेट स्टेज में जब पहुंचते हैं तो उनको बचाने में काफी मुश्किल आती है। तो इससे बेहतर होगा कि जो पेशेंट्स पहले से जिनको पता है कोमॉर्बिडिटीज हैं, इनको जैसे भी अगर ये हल्के लक्षण भी आते हैं तो इनको तुरंत अपनी जो टेस्टिंग कराएं। और सरकार ने इतनी अब सुविधाएं की हुई हैं, जैसे कि बताया डॉक्टर सरमन सिंह ने, इतने लैब्स अब खुल गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, टेस्टिंग काफी जल्दी हो जाती है। इवन अमेरिका के कंपैरिजन में हमारे यहाँ फास्टर टेस्टिंग हो जाती है और रिपोर्ट मिल जाते हैं, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। और इतने हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर में, जाकर के अपना इलाज जरूर कराएं। मीनवाइल ये जो बात हो रही थी जो यंगर पॉपुलेशन की, हाँ, उनको भी अपना ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि उनके माइल्डर सिम्टम्स होते पता नहीं चलता है। वो खुद हो सकता है बहुत माइल्ड सिम्टम्स रखें लेकिन दूसरों को दिक्कत करते हैं, तो उनको भी अर्लीस्ट डिटेक्ट करके अगर वो ठीक है उनको होम आइसोलेट किया जा सकता है अगर वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो। लेकिन डेफिनेटली हमको जो सिक पेशेंट्स हैं, जो एल्डरली हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, अभी भी उनका सबसे ज्यादा उनका ख्याल रखना जरूरी है। और मृत्यु दर हमको घटानी है। हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज अवेलेबल है और टाइमली अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो जो भी काफी एक्सपीरियंस हो गया 1 साल से अब डॉक्टर्स को क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, कौन से पेशेंट्स है जो ज्यादा उसमें दिक्कत आने वाली है, कौन से पेशेंट्स है उसमें रिकवरी ज्यादा आसानी से हमको देखने को मिलेगी। काफी अध्ययन इसके ऊपर अब हो चुका है और मेरे ख्याल से इंडिया में काफी सारे स्टडीज हैं जो बताते हैं कि क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ट रहती है। तो मेरे ख्याल से उस गाइडलाइंस का अगर पालन किया जाए तो डेफिनेटली अभी भी ये जंग जो अभी जारी है, जो पूरा इस साल चलने की उम्मीद है, हम उसको अभी भी जीत सकते हैं। बहुत बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर सरमन सिंह, कंक्लूडिंग नोट पर आपका मैं एक सवाल के साथ आपका जवाब चाहूँगा। टेस्टिंग हमें बढ़ानी है सर, और टेस्टिंग के लिए रैपिड एंटीजन एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम जितनी रैपिडली कस्बों तक, और जहां हमें लग रहा है कि ये एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां कोविड के पेशेंट्स बड़ी संख्या में मिल सकते हैं, वहां हमें टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लोगों में रिलक्टेंसी अभी भी है जांच को लेकर, क्योंकि वो झिझकते हैं कि उनके ख़ासतौर से जो लो पेड सेगमेंट वाला एरिया है, जो समाज का गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, या जो प्राइवेट नौकरी करते हैं टफ सिचुएशंस में, उन्हें लगता है कि 10 या 15 दिन की छुट्टी उन पर भारी पड़ेगी। और ये पेट और कोरोना की लड़ाई है सर, जिसमें कई बार पेट भारी पड़ता है और लोग कोरोना को भी तवज्जो नहीं देते हैं और वो भी मुश्किल में आते हैं, दूसरों को मुश्किल में डालते हैं। इस मैकेनिज्म पर हमें क्या फोकस करने की ज़रूरत है? जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरह के एपिसोड्स जो हुए शुरू में, पिछले एपिसोड की अगर हम बात करें, जो मीन्स फर्स्ट स्पाइक जब हुआ था, फर्स्ट टाइम जब कोरोना आया था, तो इंदौर से ही इस तरह के केसेज आए थे, फिर दूसरे देश के दूसरे भागों में भी हुए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। कुछ लोगों में ये भय है कि अगर हमको टेस्ट कराया तो शायद हम पॉजिटिव आ जाएंगे। 1 साल में बहुत फ़र्क पड़ा है डेफिनेटली। अब लोग पहले से जागरूक हुए हैं। पिछले साल जितना डर और एक रिपल्सन था लोगों में डॉक्टरों के और जो टेस्ट करने जाते थे, उससे चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। बट फिर भी जैसा आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है। लोगों को लगता है कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया, मुझे सिम्टम तो कोई नहीं है, तो मुझे 10 दिन होम क्वारंटीन करना पड़ेगा, रोजी रोटी का, जैसे बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही। लेकिन इसमें वही मेरा कहना है कि इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो लोग इतने ध्यान रखते हैं कि उनको चिंता है
मैं यही कहूँगा उनसे कि अगर जैसे माँ बच्चे से पूछती है कि भाई बेटे तेरी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से यहाँ भी जितनी माएँ हैं, बहनें हैं और पत्नियाँ हैं, वो कहें कि देखिए हमें रोजी रोटी भी चाहिए, हमको इनकम भी बहुत ज़रूरी है, हमें ज़िंदगी भी चाहिए और अपनी भी चाहिए, दूसरों की भी चाहिए। तो उनसे कहिए कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। अगर आप मास्क लगा के रखेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाएंगे, तो आपको इस तरह की नौबत नहीं आएगी, तो आपकी रोजी रोटी भी चलती रहेगी, देश की अर्थव्यवस्था भी ठीक चलती रहेगी और आप टेस्ट का, जैसे हमने कहा, टेस्ट अवेलेबल हैं और टेस्ट से डरें नहीं। अगर किसी कारण से इतनी सावधानियों के बावजूद भी हो सकता है, अबाउट 1 और 2% लोगों में किसी गलती से कहीं से हो जाता है, हो सकता है, लेकिन 98% में हम कह सकते हैं कि अगर आपने बिल्कुल अच्छी तरह से मास्क हमेशा लगा के रखा है, और मास्क की जब हम बात करते हैं, हमने आपके हर चैनल पे और दूसरे चैनल पे भी हमने ये कहा है कि मास्क कई बार लोग मुंह पर लगा लेते हैं, गर्दन में लटका रहता है, नाक पे नहीं लगाते, तो एप्रोप्रिएटली और सही तरीके से मास्क लगाएं। हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, जिससे क्योंकि हम लगभग 1000 बार अपने फेस पर हाथ लगाते हैं, जिसमें आँखों पे या नाक पर या मुंह पर लगाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हाथों की हाइजीन रखें। एंड कृपया हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है सबसे कि भैया आप भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाइए, शादी में नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा उससे। अगर दावत एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, एक दिन रेस्टोरेंट घर में अच्छा खाना बना के चेंज करके खा लीजिए। रेस्टोरेंट में अभी मत जाइए, या जाएँ तो हमने बार बार कहा है एक ही तरफ फेस करके खाइए। और मैं रेस्टोरेंट वालों से भी आपके माध्यम से कहूँगा कि फ़ेस टू फेस जो टेबल्स हैं उनको हटा दें वो। और मेरे ख्याल से ये सब अपनी जो जितने प्रिकॉशन हैं, प्रिवेंट करना मच ईजियर है एज़ कम्पेयर टू ट्रीटमेंट। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, डॉक्टर नगरकर ने, ट्रीटमेंट है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एंड सारी एम्स में यही हालत है कि बेड अब नहीं मिल पा रहे हैं, और हमें बहुत प्रेशर है इस चीज़ का करने का कि बेड और बढ़ाएं, लेकिन कितने बढ़ाएंगे। अल्टीमेटली हमको ये जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़े, लोग इसको प्रिवेंट करें रादर देन ट्रीटमेंट। यही मेरा कहना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, और एक प्रोटोकॉल हमें अडॉप्ट करना है, क्योंकि हम शादियां रोक नहीं सकते, रेस्तोरां में जाना बंद नहीं कर सकते, ट्रैवल रोक नहीं सकते, तो हम क्या करें, कैसे छींकें, किस तरह की हम एक प्रोटोकॉल डेवलप करें। फैमिली में भी एक तरफ हम चेहरा करके आमने सामने फेस टू फेस बैठकर खाना पीना हम घर में भी डाइनिंग टेबल पर बंद करें। और ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको हमको देखना होगा, क्योंकि निदान आज बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है कोरोना का, लेकिन कोरोना हो क्यों, ये हुआ हमारी लापरवाही से है, और ये रुकेगा नहीं साहब। आप भूल जाइए कि आपको लगता है कि फिर वो स्वर्ण काल आएगा जल्दी कि आप कहेंगे कुछ नहीं है, कोई तनाव नहीं। नहीं, तीसरी लहर भी आएगी, चौथी भी आ सकती है, पांचवी भी आ सकती है। हो सकता है हम 2022-23 तक कोरोना से लड़ते रहें, जीतेंगे हम ही, लेकिन अगर हमें इन मुश्किलों से बचना है सर, और हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी जिसने गजब की बहादुरी का सामना प्रदर्शन किया है, जिसको हेड्स ऑफ करते हमारे हाथ नहीं थकेंगे। मैं प्रणाम करता हूं दोनों महान विभूतियों को जो एम्स के डायरेक्टर के रूप में हमारे साथ हैं, उनका पूरा स्टाफ, उनकी टीम, कि इन लोगों ने इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत को सुरक्षित रखा है। और सर, ये हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि 135 करोड़ की आबादी का देश लड़खड़ाया नहीं है, लेकिन अब लड़खड़ा सकता है, क्योंकि ये सरकारों की गलती नहीं है, ये चिकित्सकों की गलती नहीं है, ये गलती आपकी है, मेरी हो सकती है, आपकी हो सकती है। बंद करिए सर इस गलती को, रोकिए, और हम सब पर इस दबाव को कम करिए, ये हाथ जोड़कर हम भी आपसे आग्रह करते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरमन सिंह, डायरेक्टर एम्स भोपाल, बहुत धन्यवाद डॉक्टर नितिन नागरकर सर, एम्स रायपुर, और बहुत धन्यवाद ऋषि खनूजा साहब, इंदौर से आप हमारे साथ जुड़े।